नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एडी सर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। साथियों, एक ऐसा टॉपिक जो राजस्थान के हर एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। विशेष रूप से मैं चर्चा करूं तो ये आरएस मेंस के सिलेबस में है। इसके अलावा आरपीएससी ने जो हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जारी किया है उसमें पेपर फर्स्ट यानी जीके वाले पेपर में जो एजुकेशनल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें भी इसको एक अलग पोर्शन के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा ये रीट के जो सिलेबस हैं उसमें भी शामिल है। इसके अलावा संभावना है कि आरपीएससी जो आगे के एग्जाम है यानी सेकेंड ग्रेड और एसआई उनके सिलेबस में भी इसको निश्चित रूप से शामिल करेगी। इसके अलावा सेंट्रल एग्जाम का सीटेट हो, डीएसएसबी हो, एएमआरएस हो, उनमें तो इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको अलग से वर्णित किया गया है। जो हाल ही में एएमआरएस की वैकेंसी आई है उसमें तो इसको 10 नंबर का वेटेज भी दिया है। साथियों, कोई भी टॉपिक जो अगर सिलेबस में अलग से मेंशन कर दिया जाए यानी कि उसको अलग से नाम दे दिया जाए तो उस टॉपिक का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैं चर्चा करूँगा, आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड में जीके के सिलेबस में इसको एजुकेशन जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उसमें जो 5 पार्ट है उसमें एक पार्ट के रूप में शामिल किया है, तो निश्चित रूप से इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आरएस के सिलेबस में भी दिया गया है और रीट में भी जो एनईपी है उसको अलग से दिया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट अपन जिस तरीके से पढ़ते हैं अब इस टॉपिक को भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब चर्चा करें कि इस टॉपिक को पढ़े कहाँ से, क्योंकि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट आया था उसके बाद में जब इसको जारी किया तो 109 पेज की इसकी एक ऑफिशियल पीडीएफ है और तो उस ऑफिशियल पीडीएफ से कहीं से भी आरपीएससी जिस लेवल पे अभी क्वेश्चन पूछ रही है तो कहीं से भी यानी किसी भी लाइन्स को उठा के दे सकती है, क्योंकि वो टाइम तो है नहीं कि सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगी आरपीएससी एनईपी 2020 कब आई, इसमें क्या संरचना में चेंज हुआ, वो समय तो गया। तो अपन को इस टॉपिक को तो विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें 4 भाग हैं, 27 अध्याय हैं, तो क्या सब अध्याय को पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ साथियों, अपन को सभी अध्यायों के नाम याद करने पड़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है उनको पढ़ना पड़ेगा और इवन एनईपी 2020 से पहले की जो नीतियां थी उनकी ऐसी क्या कमियां रही थी उनकी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट दे रखा है। इसके अलावा अगर सिलेबस की चर्चा करें तो आपके जो एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उसमें जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी चर्चा की गई है, तो अपन को उससे पहले भी चर्चा करनी पड़ेगी। साथियों, टॉपिक को शुरू करते हैं जो एनईपी 2020 है। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार ऐसे सोचिए कि जब भारत में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यानी 2002 में भारत में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया, यानी हर भारतीय बालक को शिक्षा के का जो है मूल अधिकार दिया गया, तो ऐसी क्या परिस्थितियां रह गई या फिर ऐसी क्या कमियां रह गई कि 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है इस पर इतनी चर्चा हो रही है? क्या पहले शिक्षा नीति नहीं आई थी? साथियों, आई थी 1968 की पहली शिक्षा नीति, 1986 की दूसरी शिक्षा नीति। तो अपन चर्चा करेंगे कि इन शिक्षा नीतियों में ऐसी क्या कमियां रही थी कि एनईपी 2020 को लाना पड़ा। और एनईपी 2020 को समझने से पहले अपन को बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि भारत में शिक्षा का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ, उनमें कुछ कमियां थी, तभी तो भारत में जो एनईपी 2020 की इतनी 2025 में चर्चा कर रहे हैं, 5 साल बाद में भी इतनी चर्चा कर रहे हैं, और 2020 में की जो नीतियां आई इसकी 2025 में यानी इम्प्लीमेंटेशन में यानी क्रियान्वयन में इतनी क्या कमियां रह गई कि इतना समय लग रहा है, उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। साथियों, टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में अपन क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो एनईपी 2020 है उससे पहले अपन चर्चा करेंगे कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, यानी भारत में जो एजुकेशन है इतनी, जब भारत 1947 में जब देश आजाद हुआ, आज अपन 2020 की बात करें यानी 75 वर्ष बाद में अगर तीसरी शिक्षा नीति आई है तो कुछ ना कुछ तो कमियां रही होगी। हर क्षेत्र में अलग अलग नीतियां आ गई। राजस्थान में अपन बात करें या फिर भारत में बात करें कितनी औद्योगिक नीतियां आ गई थी। राजस्थान में बात करें एक दिन में जब 10-10 नीतियां जारी हो जाती है लेकिन अलग से कोई शिक्षा नीति नहीं है। तो ये शिक्षा नीतियों के बीच से कौन कौन से जो भारत में शिक्षा का बैकग्राउंड क्या रहा है उन सब की चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन इतनी एजुकेशन की बात क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो इसके पीछे कुछ संवैधानिक आधार होगा, तो उन आधार की तो बात करेंगे। भारत में शिक्षा से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए उन पे चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो पहले की शिक्षा नीतियां थी उनकी अपन संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि इनकी क्या कमियां रही, क्योंकि 2020 एनईपी आई है तो क्वेश्चन कथन में आ सकता है कि भारत में ये तीसरी शिक्षा नीति है। जी हाँ, इसके अलावा 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियों के बारे में तथ्यात्मक प्रश्न बन सकता है।
उनके कारणों में जब क्वेश्चन बनेगा ना तो वो 1968 और 1986 की कमियों का बनेगा। इससे पहले जो एनईपी 2020 है, क्या भारत के जो संविधान में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो संवैधानिक प्रावधान से क्वेश्चन बन सकता है। 86वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ के क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आरपीएससी जिस लेवल के अब क्वेश्चन पूछ रही है ना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है कि कथन और कारण, तो उसमें कथन दे देगी एनईपी 2020 जो संवैधानिक संशोधन हुआ 86 उसके क्रियान्वित करने के लिए एक प्रावधान है, तो कथन दे देगी, और जो कारण है उसमें 86वें संविधान संशोधन की जो चर्चा की उसकी कर देगी, तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन चीजों की भी अपन को विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे एनईपी 2020 की, क्योंकि एनईपी 2020 को 4 भाग में बांटा गया, स्कूल शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में, अन्य विचारणीय मुद्दे और उसके क्रियान्वयन की जो रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी इन 4 भाग में पूरे पोर्शन को बांटा गया। उन 4 भागों में कुछ 27 अध्याय है कंप्लीट। अपन को इन 27 सभी अध्यायों की चर्चा करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें धाराएं नहीं है तो वहां अपन बच निकले, लेकिन फिर भी इन 27 अध्यायों की अपन को विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। साथियों, जो ये 4 अध्याय है उनमें से पहला अध्याय आज अपन करेंगे, इसके अलावा दूसरा और तीसरा अगली क्लास में करेंगे, और लास्ट क्लास में अपन चौथा अध्याय कर लेंगे। उसके बाद में अपन इस पर ऑब्जेक्टिव 50 से 100 क्वेश्चन जो सेंट्रल एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं, राजस्थान में जो रीट का एग्जाम था उसमें पूछे हैं, लेकिन सेंट्रल एग्जाम में इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं, तो एक एमसीक्यू की क्लास लेंगे। इस प्रकार से इसको टॉपिक को अपन 4 क्लास में 1-1 घंटे की मान के चलो, यानी 4 से 5 घंटे में अपन करेंगे। आपको करना क्या है, अभी इस क्लास को विस्तार से लेना है, आराम से सुनना है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और मैं इसकी जो पीपीटी है उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा बाद में जब एग्जाम हो तो उस समय आपको इसको एक बार क्विक रिवीजन 2 की स्पीड से रिवीजन करके जाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक में अगर 108 पेज और इसका इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित जो भी दस्तावेज है, यानी इसमें अपडेट भी होता रहता है, क्योंकि 2020 की पॉलिसी है 2025 में अपन लागू कर रहे हैं, तो बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे निपुण भारत आ गया, उसकी कोई योजना आ गई, पीएम श्री जो विद्यालय चल रहे हैं उसका तीसरा चरण आ गया, कोई ऐप आ गया, कोई पोर्टल आ गया, उन सब को भी अपन को इसमें शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि एनईपी 2020 केवल इतना लिख रखा है, एनईपी 2020 यानी एनईपी 2020 के क्रियान्वयन में जो जो प्रोसेस हो रही है उन सब की अपन को विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे, इसमें मूलभूत सिद्धांत दे रखे हैं 4, उनकी चर्चा करेंगे। 5 उसका विजन क्या है उसकी चर्चा करेंगे, और 5 स्तंभ यानी 5 स्तंभ मूलभूत सिद्धांत दे रखे 22 उनकी चर्चा करेंगे, उसका विजन क्या है उसकी चर्चा करेंगे। फिर अपन चलेंगे इसके प्रावधान पर। तो साथियों, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास क्रम क्या रहा। अगर भारत में शिक्षा के विकास क्रम की अपन चर्चा करें तो अगर इसको अपन 3 भाग में बांटते हैं कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से भारत में शिक्षा का विकास हुआ था, उसके बाद में मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से शिक्षा का पतन हुआ था, और उसके बाद में आधुनिक भारत यानी आधुनिक भारत बोल दो या ब्रिटिश भारत बोल दो या औपनिवेशिक भारत बोल दो, उसमें क्या ऐसे प्रावधान किए गए थे शिक्षा के विकास के लिए, उन सब की चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले अपन चर्चा करें प्राचीन भारत में। जो प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति थी वो किस पे थी, गुरु और शिष्य के रिश्तों पर आधारित थी, यानी गुरुकुल परंपरा चलती थी। इसमें ना केवल आवश्यकता किस पे, एक तो गुरु और शिष्य की परंपरा पर आधारित थी, यानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। क्या थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। और इसमें क्या होता था, इसमें ना केवल साक्षरता पर जोर दिया जाता था, बल्कि विशेष रूप से चरित्र निर्माण पर। किस पर, चरित्र निर्माण पर। अपन बात करते हैं मूल्यों निर्माण पर, इन पे चर्चा की जाती थी। इन सिद्धांतों के आधार पर भारतीय शिक्षा पद्धति टिकी थी। लेकिन उसके बाद गिरे मध्यकालीन भारत पर, जब मुस्लिम शासकों का शासन रहा था, इसमें भारत में जो शिक्षा है उसका पतन हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या की थी, धार्मिक शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया। और धार्मिक शिक्षा के लिए क्या किया गया, यानी धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया, और धार्मिक शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे मदरसे खोले, मकतबे खोले। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे ब्रिटिश भारत में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा के लिए क्या कार्य किया, यानी ब्रिटिश भारत या फिर आधुनिक भारत। तो साथियों, जब शुरुआत में कंपनी आई थी भारत में, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आई थी। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले कंपनी का एक ही उद्देश्य था, वो व्यापार। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सरकार है उसने जो प्रशासन पर है और ब्रिटिश की कंपनी है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो हुआ क्या साथियों,
ब्रिटिश सरकार को भारत में प्रशासन को संचालन करने के लिए, यानी सुचारू संचालन के लिए एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो अंग्रेजी जाने, अंग्रेजी की शिक्षा व्यवस्था को जाने, वहां के सिस्टम को जाने। तो उन्होंने क्या किया, 1813 में, कौन सा 1813, ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया। यानी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए, प्रति मंथ नहीं है, प्रति वर्ष है, यानी हर 1 साल के लिए 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया जाएगा। लेकिन इस 1 लाख रुपए का जो ये प्रावधान किया गया, क्या इसका उद्देश्य ये था कि भारत में शिक्षा का विकास हो या फिर भारत में जो नैतिक मूल्य है, संवैधानिक मूल्य है, उनका विकास हो? नहीं साथियों। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो उनको एक सिस्टम चाहिए था, एक ऐसा समर्थक वर्ग चाहिए था जो भारत में अंग्रेजों के शासन को संचालन में सहायता करे, उनके प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो एक विवाद स्टार्ट हो गया कि कुछ ऐसे अंग्रेजी समर्थक थे, यानी कुछ अंग्रेजी समर्थक थे, वो चाहते थे कि भारत में जो भारतीय शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा है, उसका विकास हो। यानी वो शिक्षा, ये 1 लाख रुपए का खर्च कहाँ दिया जाए कि भारतीय शिक्षा में दिया जाए, जो भारतीय पुरातन शिक्षा है उस पर खर्च किया जाए। और एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो भारत में, ताकि क्या हो, अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो, ताकि एक अंग्रेजी समर्थक वर्ग भारत में तैयार हो जाए। इसमें समर्थक कौन कौन थे? इसमें एक मैकाले था, एक J.S. मिल था, उपयोगिता विचार की, अपन उपयोगितावादी विचार की बात करते हैं। इवन J.S. मिल का तो कथन है कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास करना चाहिए, एक ऐसे वर्ग को तैयार करना चाहिए कि जो रंग और खून से तो भारतीय हो, क्या रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन विचारों से क्या हो, वो अंग्रेजी हो। यानी वो चाहते थे कि ये हर भारतीय है वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके अंग्रेजी व्यवस्था का समर्थक बन जाए, अंग्रेजी जो एक समर्थक वर्ग तैयार हो जाए। लेकिन जो दूसरा वर्ग था जो भारतीय पुरातन शिक्षा का समर्थक था, यानी ओरिएंटिस्ट थे, जो प्राच्यवादी थे, उनमें 3-4 अंग्रेजों का अपन को नाम याद रखने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में ये आपके टॉपिक जुड़ा रहता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसमें भारत में शिक्षा के विकास से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें अपन को 4 नाम याद रखने हैं। 4 नाम कौन है? एक तो है जेम्स प्रिसेप, ये अंग्रेजी होते हुए भी भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। जैसे अपन याद रखते हैं ना कि राजा राममोहन राय जो भारतीय होते हुए भी अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का समर्थक करते थे, वैसे ही जो अंग्रेज थे लेकिन वो भारतीय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, उनमें एक जेम्स प्रिसेप है, एक कौन है? विलियम जोन्स है। इसके अलावा एक विल्सन है और एक विल्किंस है। तो साथियों हुआ क्या, ये एक विवाद इससे हो गया। कौन कौन से? प्राच्यवादी वर्सेज पश्चिमी, प्राच्यवादी वर्सेज जो पश्चिमी लोग थे या अंग्रेज लोग थे उनके बीच में। ये चाहते थे अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो भारत में, और ये चाहते थे कि जो भारतीय पुरातन शिक्षा पद्धति है उसका विकास हो। तो इस विवाद के समाधान के लिए एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? एक समिति बनाई गई। उस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया मैकाले को। किसको? मैकाले को। मैकाले ने अंग्रेजी, क्योंकि मैकाले खुद अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था और उस समय ये भारत परिषद थी, उसमें विधि विभाग का सदस्य यानी विधि मंत्री था। तो मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का ये खुद समर्थक था, तो निश्चित रूप से अंग्रेजी शिक्षा का ही समर्थन करेगा। तो इसने इसकी सहायता से इसने सिफारिश की थी कि भारत में किसका विकास हो? अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो। तो इसकी सिफारिशों के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 का। अपन 1935 में भारत शिक्षा अधिनियम पढ़ते, यह है 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, और इसके आधार पर इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया। साथियों अपन मैकाले स्मरण पत्र को याद रखना, 1835 का मैकाले स्मरण पत्र बहुत बार सम्मिलित वाले क्वेश्चन में पूछते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन इसने किया था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आया? 1835 में आया था। इसके अलावा इसने एक अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। ये क्या है सिद्धांत? साथियों मैकाले का कहना था या मैकाले का मानना था कि जो भारत में एलिट क्लास है, यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, केवल उन्हीं को शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन से वर्ग को? बुद्धिजीवी वर्ग को
शिक्षा दी नहीं जानी चाहिए। उनके माध्यम से धीरे धीरे जो निम्न वर्ग है उनको शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। यानी जो अपन कहते हैं कि छन छन के, निस्सिंदन मतलब छनकर या टपक टपक है, शिक्षा का विकास होगा भारत में। कैसे? ये एक बुद्धिजीवी वर्ग है मान लो ऊपर, अंग्रेजी शिक्षा किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी, अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, और इसके माध्यम से जो निम्न वर्ग है या मध्य वर्ग है उन तक शिक्षा का विकास होगा। इसको बोलते हैं अध्योगामी निस्संदन का सिद्धांत। इसके अलावा अगर भारत में शिक्षा क्रम में अपन विकास कर लिया कि 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया, उसके बाद में विवाद हुआ, विवाद को समाधान के लिए क्या आया? मैकाले स्मरण पत्र आया। मैकाले स्मरण पत्र के बाद में भारत में शिक्षा का जो विकास क्रम है उसमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आता है, उसको बोलते हैं 1854 का वुड डिस्पैच। क्या बोलते हैं? 1854 का वुड डिस्पैच। ये वुड था जो बीओसी, उसका सदस्य था, यानी उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका अध्यक्ष था वुड, चार्ल्स वुड। इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई भारत में शिक्षा के विकास के लिए। उसने जो सिफारिशें दी उनको बोलते हैं वुड डिस्पैच। क्या? कौन सा डिस्पैच? वुड डिस्पैच। इस वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ये भी सवाल अपन को याद रखना है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 है, उसको भारत में शिक्षा का सेकंड मैग्ना कार्टा के रूप में जाना चाहता है। तो वो पूछ ले कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 के वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा था? क्योंकि जो ब्रिटेन में जब मूल अधिकारों की घोषणा की गई, अधिकारों की घोषणा की गई, तो उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भारत में शिक्षा में ऐसे क्या कार्य किए गए या फिर इसने ऐसी क्या सिफारिशें दी कि इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो साथियों अपन चर्चा करते हैं इसकी सिफारिशों पर। तो इसकी सिफारिश थी कि पहली बार भारत में महिला शिक्षा की बात की गई। भारत में भाषा का 3 स्तर पर विभाजन किया गया कि कौन सी शिक्षा किस स्तर पर दी जानी चाहिए। यानी जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर इसने बताया कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। जो माध्यमिक स्तर है वहां पर किस में होनी चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी मातृभाषा प्लस अंग्रेजी भाषा दोनों। और जो हाई है या उस तरह है वहां पर शिक्षा किस में होनी चाहिए? वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा इसने महिला शिक्षा की बात की, इसने व्यावसायिक शिक्षा की बात की, महिला शिक्षा की बात की, व्यावसायिक शिक्षा की बात की। इसके अलावा भारत में शिक्षा आयोग की बात की कि शिक्षा आयोग की स्थापना होनी चाहिए हर राज्य में। इसके अलावा इसने कौन सी बात की? इसने बात की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की। 1854 में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात करना बहुत बड़ी बात थी। यानी महिला शिक्षा भाषा के आधार पर किस प्रकार से विभाजन किया, व्यावसायिक शिक्षा की बात की, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात की, शिक्षा आयोग की बात की। इसीलिए भारत में इसको वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथियों, इसकी सिफारिशों को लागू किया गया तो इसके मूल्यांकन के लिए 1882-83 में किसके लिए? वुड डिस्पैच के मूल्यांकन के लिए जो वुड डिस्पैच की सिफारिश थी कि इनका क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, इसके मूल्यांकन के लिए जो कमीशन आया उसको बोलते हैं हंटर कमीशन। क्या बोलते हैं? हंटर कमीशन। आपने 3 चीजें पढ़ ली, 1813 का चार्टर एक्ट, 1835 का मैकाले स्मरण पत्र, 1854 का वुड डिस्पैच और 1882-83 का हंटर कमीशन। इसके बाद में अगर भारत में शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए एक आयोग बना था 1902 में। कौन सा? 1902 में रेले कमीशन। रेले कमीशन। और इस रेले कमीशन की सिफारिश पर 1904 में, क्या 1904 में भारतीय शिक्षा अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। कौन सा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इनको ऊपरी तौर से याद रखना है, सुमेलित वाले क्वेश्चन में कभी कभी मिलवा लेते हैं अपन से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। साथियों, अगर इसके बाद में बात करें, 1902 हो गए, 1904 हो गए, उसके बाद में 2 समितियां, एक कमीशन बना था सेडलर, इसके बाद में बनी थी एक हार्टोग समिति। ये सेडलर कमीशन था 1917-18 का। इसके बाद में जो हार्टोग समिति थी ये थी 1929 की। ये भारत में अपन शिक्षा का विकास क्रम में चरणबद्ध तरीके से देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में शिक्षा का विकास हुआ। हार्टोग समिति के बाद में एक और जो समिति बनी थी 1944 में, सार्जेंट योजना बोलते हैं उसको। 1929 और 1944 में थी सार्जेंट योजना।
तो साथियों ये तो था भारत में आजादी से पहले विकास क्रम, जिसमें अपने क्या पढ़ा, 1813 का चार्टर एक्ट, 1835 का मैकाले स्मरण पत्र, 1854 का वुड डिस्पैच, 1852 का 82 का हंटर कमीशन, उसके बाद में अपन ने पढ़ा शेडलर कमीशन 1917-18 का, 1929 की हार्टोग समिति और सार्जेंट योजना यह जो 1944 की। अब पढ़ते हैं अपन भारत में आजादी के बाद में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इसमें आपको 3 कमीशन का याद रखना है, 1948, 48 के 4 साल बाद में 1952 और फिर 1964। 1948 में सबसे पहले एक आयोग बना था, उसको बोलते हैं राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग बोल दो, या फिर इसको भारत में जो ये किसके लिए था, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं उसको। इसकी एक सिफारिशों पर 1952 में 1953 में क्या किया गया, विश्वविद्यालय आयोग जिसको अपन यूजीसी बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी 1953 में। कौन सी आयोग की सिफारिश पर, राधाकृष्ण आयोग का। फिर आया 1952 में, 1952 में जिसको अपन बोलते हैं मुदालियर आयोग। कौन सा आयोग, मुदालियर आयोग, या फिर इसको ही बोला जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये उच्च शिक्षा के लिए था और ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था। अगर इन दोनों को मिला दे, यानी पूरी कंप्लीट भारतीय शिक्षा के लिए बात करें, यानी भारतीय शिक्षा आयोग, कौन सा, भारतीय शिक्षा आयोग। ये कब आया, ये आया 1964 में कोठारी आयोग के नाम से। ये कंप्लीट भारतीय शिक्षा के लिए, पहले क्या होता था, उच्च शिक्षा के लिए अलग आयोग था, माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग था। अब 1964 में जब कोठारी आयोग था, इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी कि भारत में एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाए, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जाए कि कंप्लीट शिक्षा को प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च और ऊपर उच्च की बात करें अपन, अपर लेवल की बात करें, तो उनके लिए एक ऐसी नीति तैयार की जाए। यानी उसने 1964 के कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा नीति की सिफारिश की थी। इसलिए आज अपन एनईपी 2020 से पहले इन सब की चर्चा कर रहे हैं। अगर अपन को पता ही नहीं होता बैकग्राउंड में कि एनईपी 2020 के हिस्टोरिकल जो है रीजन क्या था, तो कोठारी आयोग ने क्या सिफारिश की कि भारत में शिक्षा नीति का एक विकास होना चाहिए। तो इसी की सिफारिश पर जो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, कौन सी शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। और पहले शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किया था, सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया था कि सबके लिए शिक्षा हो। जो 10+2+3 की अपन बात करते हैं, इस संरचना की बात की थी जो वर्तमान में चल रही है, इसकी बात की थी। टेक्नोलॉजी की इन्होंने बात की थी कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बढ़ाया जाए, यानी बेसिक जो बातें की थी 1968 की शिक्षा नीति में की। उसके बाद में जो राजीव गांधी की सरकार थी, उनके नेतृत्व में 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई। क्या आई, दूसरी शिक्षा नीति आई। इसने एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सबके लिए शिक्षा, जो पहले 1968 में क्या था उसको वापस बढ़ाया। एक इसके लिए सबके शिक्षा देने के लिए एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कौन सा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया और इसने महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, कमजोर वर्गों पर पहली बार जोर दिया। यानी जो अपन भारतीय शिक्षा का वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा इसलिए ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, यानी 1854 में जो महिला शिक्षा की बात करी थे, वो एससी एसटी की शिक्षा के लिए बात कर रहे थे, पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए बात कर रहे थे, वो भारत की दूसरी शिक्षा नीति में उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए। और अब आई जो एनईपी 2020 जो थी तीसरी नीति। यानी अपने क्या क्या पढ़ा अभी, उसका क्विक रिवीजन कर ले कि भारत में शिक्षा नीति का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसकी चर्चा करें। तो अपने क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास क्रम कैसे हुआ। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें जब विवाद हुआ था अंग्रेजी शिक्षा वजह से भारतीय शिक्षा, तो कौन सा आयोग बना था, मैकाले। मैकाले ने क्या किया था, मैकाले स्मरण पत्र। मैकाले स्मरण पत्र कब का, 1835 का। इसके बाद में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। इसको याद रखना है। इसकी मूल्यांकन के लिए कौन आया था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया, 1882-83 में। उसके बाद में क्या आया, रेले कमीशन आया। रेले कमीशन भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, ये कब आया, 1902 में।
इसके बाद में अपन बात करते हैं हार्टोग समिति। हार्टोग समिति 1929 में 1829 से पहले एक शेडलर कमीशन था। शेडलर कमीशन कब था? 1817-18 का। इसके अलावा अपन क्या पढ़ा? हार्टोग समिति के बाद में एक सार्जेंट योजना पढ़ी थी 1844 की। कौन सी योजना? सार्जेंट योजना। ये तो पढ़ी थी अपन आजादी से पहले। अगर आजादी के बाद की बात करें, यानी आजादी के बाद में अपन ने 3 आयोग की बात की थी, 1948 का, 1952 का, 1964 का। बाकी सब याद रहे या नहीं रहे, ये तीनों याद रहना जरूरी है। 1854 का मूड डिस्पेच याद रहना जरूरी है और 1835 का मैकाले स्मरण पत्र आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं भारत में शिक्षा के इतिहास में या फिर शिक्षा के विकास क्रम में, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। 1948 वाले आयोग का क्या नाम था? जो ये राधाकृष्ण आयोग था, ये उच्च शिक्षा के लिए था। तो फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन सा आयोग था? मुदालियर आयोग था, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं। फिर भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको 1964 में कोठारी जी के नेतृत्व में बनाया था, यह कोठारी आयोग बोलते हैं। और कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ? कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर पहली नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। दूसरी नीति कब आई? 1986 में आई। उसके बाद में भारत में शिक्षा के विकास में क्या हुआ? उसके बाद में जो महत्वपूर्ण दौर आया वो आया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसमें क्या किया गया? भारत में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। जब मूल अधिकार मान लिया तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या आया? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो आपको अलग से सिलेबस में पढ़ना है। और 2009 के बाद में जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, यानी एक तो 34 साल के बाद में भारत में नई शिक्षा नीति आई, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। फिर ये नीतियां तो आई थी पहले, लेकिन एक जो क्रमबद्ध विकास होता था, एक व्यवस्थित विकास होता था, उसकी कमियां थी। जो साक्षरता पर जोर दिया जाना था, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं अपन, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, उसकी बात पहली बार 2020 की नीति में की गई। यानी 1986 के बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 याद रखना है और RT 2009 याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कि भारत में NEP 2020 की चर्चा से पहले कि शिक्षा की इतनी बात क्यों होती है। कुछ तो संवैधानिक प्रावधान होगी, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। तो अपन पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। इसके अलावा कौन से जो भारत के संविधान के आर्टिकल है जो शिक्षा को महत्व देते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो शिक्षा के अधिकार के रूप में मानते हैं, मूल अधिकार के रूप में चर्चा करते हैं, उन सब की अपन चर्चा करते हैं। यानी अगला अपना टॉपिक होगा कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये अपने रिविजन कर लिया। अगर मैं शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान की बात करूं तो एक वाद आता है उन्नीकरणवाद। कौन सा वाद? उन्नीकरणवाद वर्सेज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 1993 का है। यानी ये जो वाद था, ये ही 86वां संविधान संशोधन जो आया था 2002 में अधिनियम, उसका आधार है। इसने मूल अधिकारों में जो शिक्षा का अधिकार है उसको शामिल करने की बात की थी। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, इसका अपन को अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? ये 2002। साथियों, इसमें 3 चेंज किए गए थे। क्या चेंज किए गए थे? इसमें 3 चेंज किए गए थे। विशेष रूप से तीनों चेंज हैं। जो एक तो किया गया था मूल अधिकार में, किसमें किया गया? मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट में चेंज किया गया। इसके अलावा किसमें किया गया? एक चेंज है जो DPSP में किया गया और एक किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में, यानी मौलिक कर्तव्यों में। मूल अधिकार में क्या किया? जो भारतीय संविधान का 21 है, आर्टिकल कौन सा 21 कौन सा है? आर्टिकल 21 है, उसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान किया गया? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। जो DPSP है उसमें आर्टिकल 45A जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 45A जोड़ा गया। इसमें 0 से 6 वर्ष के लिए। साथियों, अपन NEP 2020 की बात करेंगे, उसमें FLN की बात करेंगे, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी जो बेसिक ज्ञान है, बुनियादी शिक्षा और जो अक्सर ज्ञान है उसकी चर्चा करेंगे। उसका आधार कहां से लिया गया? यहां से लिया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि NEP 2020 है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45A और फंडामेंटल राइट है, इसमें 51A के आर्टिकल के जो है, इसके तहत क्या किया गया कि प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य है, क्या है? अभिभावक का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराए। यानी क्वेश्चन ये बन सकता है कि NEP 2020 आर्टिकल 21A जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात की गई है, आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंट ये जो बेसिक है 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों की बात की गई है, और आर्टिकल 51A का क्रियान्वयन है। तो ये सत्य होगा कथन, क्योंकि जो पहले की शिक्षा नीतियां थी 1968 और 1986,
वो क्या 6 वर्ष के बाद स्टार्ट होती थी, यानी जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता उसके बाद स्टार्ट होती थी। लेकिन एनईपी 2020 की अपन विशेषता करेंगे, जो पहला चैप्टर है उसमें चर्चा करेंगे कि इसमें जो एफएलएन है यानी फंडामेंटल जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी है यानी बुनियादी साक्षरता और अक्षर ज्ञान है, उसका अलग से एक चैप्टर तैयार किया गया, एक पहला अध्याय के रूप में अपन चर्चा करें, इसलिए एनईपी 2020 की इतनी चर्चा हुई। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एनईपी 2020 क्या है, एनईपी 2020 के मुख्य प्रावधान क्या है, उन सब पर चर्चा करते हैं। तो साथियों एनईपी 2020 क्यों, यानी पहले वाली शिक्षा नीतियों में ऐसी क्या कमियां थी कि एनईपी 2020 की चर्चा करते हैं। तो जो ये था जो पुरानी पाठ्यचर्या पर, यानी ये रटने पर जोर देती थी, रटने पर ज्यादा जोर देती बजाय लॉजिकल थिंकिंग की, बजाय कि लॉजिकल की क्रिएटिविटी पर यानी रचनात्मकता पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता था। और क्या होता था, जो एनालिटिकल अप्रोच थी यानी जो विश्लेषणात्मक जो क्षमता होनी चाहिए बच्चों में, उस पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो अपना एसडीजी है, 2015 में अपन जो पेरिस सम्मेलन हुआ था उसमें अपने एसडीजी अपनाई थी, यानी 17 गोल्स अपनाई थी। उसका एसडीजी नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन का, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इतने दिन क्या होता था, साक्षरता तो थी लेकिन जो समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपन चर्चा करें वो नहीं थी। तो एसडीजी 4 के जो उसके क्रियान्वयन के लिए एनईपी 2020 की एक रूपरेखा तैयार की गई, यानी एसडीजी 4 में भारत कैसे आगे बढ़े उसके लिए जब एक समिति बनाई गई, आगे अपन पढ़ेंगे दोनों समितियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एसडीजी 4 के लिए अपन को एक नई शिक्षा नीति लानी चाहिए। तो एसडीजी 4 की जो 21वीं सदी की नई जरूरतें हैं, कौन सी जरूरत है, जैसे तकनीकी बहुत सारे बदलाव आ गए, ग्लोबल जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आज रचनात्मकता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, नवाचार पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, स्टार्टअप पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, रिसर्च पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करें जो ईसीसी है, मैं बोल रहा था 0 से 6 वर्ष के लिए जो एफएलएन है, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी, इसकी चर्चा की जा रही है, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उसकी चर्चा की है। इसकी चर्चा पहले वाली शिक्षा नीतियों में नहीं थी। इसके अलावा अपन होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करते हैं, यानी समावेशी शिक्षा की बात करें जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, अंत अनुशासनात्मक अध्ययन हो, यानी 2 विषयों को मिला के कैसे पढ़े, उन सब की चर्चा करेंगे एनईपी 2020 में। तो साथियों अपन बढ़ते हैं एनईपी 2020 के, इसमें अपन बेसिक जानकारी सबसे पहले जान लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या थी अपन को याद रखना है, इसमें एसडीजी 4, कौन सा 4, एसडीजी 4। इसके अलावा जीडीपी का 6% का प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष भारत की जो जीडीपी है उसका 6% भारत में शिक्षा के विकास पर खर्च किया जाएगा। 2 फैक्ट हो गए। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, इसका विजन क्या था, आगे से अपन 4 विजन पढ़ेंगे, उनमें से एक जो मेन विजन था, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका विजन था भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना, यानी सुपर पावर ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, जो ग्लोबल नॉलेज है उसकी सुपर पावर बनाना भारत को, ये था उसका उद्देश्य। इसके अलावा इसमें ना साथियों 2 समितियां, अपन को के कस्तूररंगन समिति तो याद रहती है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनईपी के विकास हेतु किस समिति का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनईपी के विकास हेतु जो समिति का गठन किया गया था वो थी टीएसआर सुब्रमण्यम समिति। कौन सी समिति, टीएसआर सुब्रमण्यम, जो भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव थी इनकी। लेकिन जो एनईपी का ड्राफ्ट तैयार किया, क्यों शब्द का खेल है साथियों, अगर डेवलपमेंट की बात आ जाए, डेवलपमेंट खुद ही नाम बहुत बड़ा है और इसमें क्या है, टीएसआर सुब्रमण्यम, ये नाम ही इतना बड़ा है, ऐसे याद रख लो साथियों। इसके अलावा ड्राफ्ट यानी मसौदा, किस प्रकार का वो फ्रेमवर्क है, जो 108 पेज का जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया उस समिति का आधार क्या था, वो थी के कस्तूररंगन समिति। तो 2 समितियों में बात करूंगा, अगर एनईपी के विकास के लिए आए तो वो थी टीएसआर सुब्रमण्यम समिति जो भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव थी, और फिर के कस्तूररंगन समिति थी जो थी ड्राफ्ट पॉलिसी। इसने अपनी जून 2016 में रिपोर्ट तैयार कर दी, किसने, जो विकास समिति थी यानी टीएसआर सुब्रमण्यम समिति थी, उसने जून 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। जबकि जो कस्तूररंगन समिति का गठन किया गया, कौन सा गठन, अगर गठन का बात आई तो जून 2017 कस्तूररंगन समिति, और अगर रिपोर्ट की बात आई तो जून 2016। इसने अपनी रिपोर्ट कब जारी की, 31 मई 2019। कौन सा मई, 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट दी थी एमएचआरडी मंत्री को। और जब ये लागू कब हुई, रिपोर्ट दी 31 मई 2019 को, लागू हुई 29 जुलाई 2020 को। अपन अलग से अभी तारीख याद करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, फैक्ट ज्यादा है, लेकिन यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है। वापस अपन रिवीजन करें कि एसडीजी 4 2030 तक अपन का इसका लक्ष्य है। इसके क्रियान्वयन के लिए अपन को नई नीति की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसलिए एनईपी 2020 आई। उद्देश्य क्या था, भारत को ग्लोबल जो नॉलेज है उसका सुपर पावर बनाना, यानी वैश्विक ज्ञान की क्या बनाना, महाशक्ति बनाना। साथियों जो समितियां थी, 2 समितियां याद करना, अलग से मैं याद करा देता हूं इन समितियों को। अगर समिति की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए,
एनईपी की समितियों की बात आ जाए तो याद रखना, अगर एनईपी के विकास के लिए, किसके, अगर एनईपी के विकास के लिए बात की जाए तो वो थी टीएसआर सुब्रमण्यम समिति। और अगर एनईपी की ड्राफ्ट के लिए बात आ जाए, इंग्लिश का शब्द भी याद रखना, ड्राफ्ट या मसौदा, तो कौन सी समिति होगी, तो होगी के कस्तूरीरंगन समिति। अब एक कंफ्यूजन तो ये हो सकता है, दूसरा कंफ्यूजन क्या हो सकता है आपके, दूसरा कंफ्यूजन हो सकता है डेट का। किसका, डेट का कंफ्यूजन हो सकता है। साथियों अगर डेट की मैं बात करूं तो देखो 3 याद रखना आपको, 2019 ऐसे याद रखो, 2016, 2017, 2019 और एनईपी 2020। तो ये तारीख तो अपन को याद रह जाती है। ये दोनों है जून 2016, इसको भी याद रखो जून 2016। ये है जुलाई 2020, क्योंकि यहां तारीख क्या है, यहां है 29 जुलाई और यहां क्या है 31 मई। तो अगर एक दिन बात होती तो ये भी जून हो जाता। तो इसको ऐसे याद रखो, ये तो है मई 2019, 31 मई 2019, ये है जून 2016, ये जून 2017, ये 31 मई 2019 और ये है 29 जुलाई 2020। अब हुआ क्या था, जून 2016 वाली नीति में क्या हुआ था, जो जून 2016 है इसमें जो पहली विकास समिति थी, कौन सी, विकास के लिए जो समिति थी, यानी टीएसआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में जो समिति बनी, इसने तो दी थी रिपोर्ट। फिर 2017 में क्या हुआ, जो कस्तूरीरंगन समिति थी 2017 में, कस्तूरीरंगन समिति थी, इसने इसका क्या गया था गठन, और इसने रिपोर्ट क्या दी, अगली तारीख, अगली रिपोर्ट तारीख क्या, अपने 2019, यानी 2019 में इसने क्या दी, अपनी रिपोर्ट दी। और इन रिपोर्ट को लागू कब किया गया, यानी भारत में शिक्षा नीति को लागू कब किया गया या प्रभावी कब हुई, तो वो थी अपने 29 जुलाई 2020। हो गई होगी साथियों तारीख को याद। एक बार और देख लो कि 2016 ऐसे याद रखो, 2017, फिर 2019, फिर 2020। ये दोनों जून की बात है, ये मई की बात है और ये जुलाई की बात है। ये 31 मई है, 29 जुलाई है, इनमें जून 2000, इसमें पहले समिति की रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट, जो विकास समिति टीएसआर वाली समिति। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था जो अपने कस्तूरीरंगन समिति था इसका गठन किया गया था, और 2019 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट को लागू कर दिया 29 जुलाई 2020 को। ये याद रह जाएगा, क्योंकि अपने जो शिक्षा होती है, यानी शिक्षा का जो शैक्षणिक वर्ष होता है वो कब स्टार्ट होता है, जुलाई में स्टार्ट होता है। तो इसको ऐसे याद रखना कि जुलाई में शैक्षणिक वर्ष स्टार्ट होता है, लेकिन लास्ट में 29 जुलाई में, कौन सी जुलाई, 29 जुलाई। ये चारों तारीखें इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसके अलावा जो ये समिति थी, इसने किसको रिपोर्ट सौंपी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उस समय मंत्री कौन थे जब ये इसने जो रिपोर्ट सौंपी, वो तो थी एमएचआरडी मंत्री, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं। तो वो थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनको तो ये रिपोर्ट सौंपी। और जब प्रभावी की थी, जब उसको लागू किया था, उस दिन एक तो एमएचआरडी मंत्री थे, एक थे सूचना प्रसारण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर थे, वर्तमान में शायद कर्नाटक के राज्यपाल है। उन्होंने दोनों ने इस जो ये जारी की थी भारत की नई शिक्षा नीति को। इसके अलावा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। और राजस्थान सरकार के तो आपको पता ही है। अगर स्कूल शिक्षा मंत्री की बात करें तो मदन दिलावर जी, और उच्च शिक्षा मंत्री की बात करें तो प्रेमचंद बेरवा जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी है। साथियों नीति के आगे चैप्टर की अपन बात करें तो अपने सबसे पहले इसका क्विक रिवीजन कर लो कि अभी तक अपने सामान्य जानकारी क्या पड़ी। एसटीजी 4, इसके अलावा उद्देश्य क्या था, भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। जीडीपी का कितना परसेंट, 6%। 2 समितियां थी विकास के लिए, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति, एनईपी की ड्राफ्ट पॉलिसी वाली जो समिति थी वो थी कस्तूरीरंगन समिति। अब अपन को इस समिति पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल इतने दिन तो यही पूछता था कि कस्तूरीरंगन समिति यानी समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आपसे इस समिति का सचिव भी पूछ सकते हैं, इसमें मेंबर कौन थे वो भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको मेंबर का नाम याद ना हो, लेकिन कम से कम एक बार पढ़ना है, ताकि कम से कम अपन ऑप्शन आ जाए तो एलिमिनेशन कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सके। ये तो नहीं था। तो अपन ड्राफ्ट पॉलिसी की बात करते हैं। अगर ड्राफ्ट पॉलिसी की बात करें तो अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था के कस्तूरीरंगन, अध्यक्ष थे कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन यानी के कस्तूरीरंगन।
अब इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि हाल ही में इनको दिया गया पद्म विभूषण, तो एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये खुद इसरो के चेयरमैन थे, इसरो के चेयरमैन भी थे और इसरो के पहले वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा क्या याद रखना है कि ये राज्यसभा का सदस्य भी थे, यानी राज्यसभा में भी इसरो सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए थे, ये भी याद रखना है। और एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलोर, इसमें भी ये काम कर चुके हैं। ये याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये 4 फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। इसरो याद रह जाएगा। ये 2 फैक्ट है जो ये अपडेट है, हाल ही में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, इसको याद रखना है, और राज्यसभा के सदस्य थे ये, इनको भी याद रखना है। इसके अलावा साथियों, अगर आपसे मेंबर की संख्या पूछ ले तो अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य थे। कितने सदस्य? 9। ये याद ना रहे या नहीं रहे, ये चीज याद रहनी चाहिए। इसमें सचिव शामिल नहीं है, जो सचिव है इसको शामिल नहीं किया गया। तो आपको शामिल, सचिव कभी भी समिति की संख्या में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रशासनिक पद होता है। तो 1+9 आपको याद रखना है। सचिव का नाम जरूर याद रखना, शकीला टी शमसू, नाम ही ऐसा ही है, शकीला टी शमसू, याद रह जाएगा आपको, एक बार पढ़ना है। इसके अलावा अगर अपन सदस्यों की बात करें, याद रहे या न रहे, लेकिन एक बार नजर दौड़ा लो, मैं इनको याद करा दूंगा आपको। कैसे याद करना है, इसको एक कहानी बना लो कि एक टीवी में सीरियल आता था। क्या? एक टीवी में सीरियल आता था जिसका डायरेक्टर था अल्फोंस, अंग्रेजी डायरेक्टर होते हैं ज्यादातर, तो याद रख लो केजे अल्फोंस है, वो डायरेक्टर था उस टीवी के सीरियल का। उस टीवी में 2 तो पात्र थे, महिला पात्र, ये याद रखना। एक तो वसुधा नाम की लड़की थी, एक मंजुल नाम की लड़की थी। एक वसुधा नाम की लड़की थी और एक मंजुल लड़की ने थी। और इसके जो पुरुष पात्र थे वो थे श्री राम कृष्ण। क्या? श्री राम कृष्ण। श्री से एम के श्रीधर, राम से राम शंकर और कृष्ण से कृष्ण मोहन। श्री से एम के श्रीधर, कृष्ण से कृष्ण मोहन, यानी तीनों भगवान के पात्र। यानी वो टीवी में जो सीरियल था उसका डायरेक्टर भले ही अंग्रेज हो, लेकिन वो जो धार्मिक सीरियल था, यानी इंडियन सीरियल था। इसका जो महिला पात्र थी उसका क्या नाम था? वसुधा कामत और मंजुल भार्गव। डायरेक्टर कौन हो गए? केजे अल्फोंस। लेकिन इसमें जो भारत में जो निर्देशक थे, डायरेक्टर तो ये हो गए, संचालक की अपन बात करें तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र प्रताप गुप्ता है। राजेंद्र प्रसाद से अपन को याद रख लेना, क्या नाम है? राजेंद्र प्रताप गुप्ता। और मज्जर आसिफ, एक ये अलग ही नाम है, ये आपको याद रह जाएगा। कौन सा आसिफ? मज्जर आसिफ। तो साथियों इनको रटना नहीं है अपन को, कम से कम 1-2 बार इस पर नजर दौड़ा लेनी है, क्योंकि आरपीएससी जिस लेवल पे चल रही है ना, तो भगवान क्या पता कि इनका कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकती है। तो आपको एक बार तो इन पे नाम नजर दौड़ानी ही है। सचिव याद हो गया, अध्यक्ष याद हो गया, 1+9 याद हो गए और सदस्य याद हो गए। अब देखो, क्योंकि फैक्ट ज्यादा है तो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन अपन को याद करना है। एक बार एनईपी 2020 पर अपन रिवीजन कर ले कि एसडीजी कौन सा था? एसडीजी 4, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। इसके अलावा जीडीपी का कितना %? जीडीपी का 6%। इसके अलावा 2 समितियां आपको याद है। पहली समिति कौन सी थी? पहली विकास समिति बात करें तो टीएसआर सुब्रमण्यम समिति। अगर ड्राफ्ट पॉलिसी की बात करें तो ड्राफ्ट पॉलिसी कौन सी थी? कस्तूरी रंगन समिति थी। अगर अपन डेट की बात करें तो 4 डेट की बात की थी अपन ने। कौन कौन सी डेट थी? जून 2016, जून 2017, 2019। 2019 की कौन सी तारीख? 31 मई। और जो लागू हुई यानी जारी हुई वो थी 29 जुलाई 2020। जून 2016 में क्या हुआ था? जो विकास के लिए समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ना कि गठन। लेकिन जून 2017 में क्या हुआ? कस्तूरी रंगन समिति का गठन हुआ था। लेकिन 2019 में क्या हुआ? इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट किनको पेश की थी? एमएचआरडी मंत्री को, यानी मानव संसाधन विकास जो मंत्री थे उन्होंने। इसको अब क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्री बोलते हैं या शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं। लेकिन जो जारी हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 2020 को। ये इसको जारी किसने किया था? एमएचआरडी मंत्री तो थे ही, लेकिन इनका साथ देने के लिए और कौन आ गए? एमएचआरडी मंत्री के साथ साथ कौन आ गए थे? सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जो वर्तमान में राज्यपाल है किसी राज्य के। और जो एमएचआरडी, ये दिन भी याद कर लेना, जो सीटेट था उसमें तो ये बुधवार का दिन भी पूछा था, गणेश जी का दिन था। इतने फैक्ट आपको याद रखने ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। आगे अपन चर्चा करें इसके प्रावधानों की तरफ चले अपन, तो इसमें अपन को 3 चीजें याद रखनी है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया अपन ने। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें पढ़ना है अपन को 5 तो स्तंभ है इसके। क्या है? 5 स्तंभ है। एक इसका विजन है, और इसके अलावा क्या याद रखने? आधारभूत सिद्धांत। क्या याद रखने? आधारभूत सिद्धांत। हालांकि इनकी संख्या नहीं दी गई है, लेकिन जो 108 पेज की इनकी जो पॉलिसी है
उसमें इनको 22 तक यानी 22 आधारभूत सिद्धांत दिए हुए हैं। भारतीय संविधान के भाग कितने? 22 तो याद रख लेना, 22 आधारभूत सिद्धांत दिया है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। सिद्धांत वही है जो अपने क्या होते हैं, भारतीय संविधान की मूल करते हुए आदर्श बातें की गई है। अपन कभी मूल कृतियों को रटते हैं क्या? नहीं रटते, तो सिद्धांतों को भी नहीं रटने, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको पढ़ते तो है ना अपन, तो इसको भी पढ़ना है, रटना नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम पढ़ना है। इसमें आदर्श बातें की गई है, क्योंकि जो विजन है ना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कहां से? यहां से क्वेश्चन बनेगा। इन क्वेश्चन में जब ये स्तंभ देगा या फिर विजन देगा, उसमें एक आधारभूत सिद्धांत डाल देगा, इसलिए इसको पढ़ना अपन को जरूरी है। तो अपन सबसे पहले बात करें 5 जो स्तंभ है, इनकी सबसे ज्यादा संभावना है इन तीनों में से इस पर आने की, 5 स्तंभ की। तो देखो अपन को चाहिए क्या? SDG 4 में क्या चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन। इनको याद कैसे करना है? अपन को क्या चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन, यानी Q और E। और क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी? एक ही चीज को बार बार तरीके से विभिन्न तरीकों से पढ़ेंगे। एक बार क्या कर ले, उसको पढ़ ले, एक बार क्या कर ले, उस पर रिसर्च कर ले, एक बार क्या कर ले, उसका एग्जाम दे ले। यानी 3 तरीके से अपन पढ़ते हैं। कितने तरीके से? जब 3 तरीके से अपन पढ़ते हैं तो अपन को क्या मिलती है? क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। ये अपन को लानी क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, Q और E। और कितने तरीके से? 3, यानी QE A क्यूब। क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपन कितने तरीके चाहिए? 3 तरीके चाहिए। अब इनको अपन पढ़ते हैं कि ये है क्या। अब अपन बात करते हैं अगर NEP 2020 की। NEP 2020 है क्या? क्योंकि SDG इंडेक्स है, जो अपन SDG की बात करते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि कोई भी पीछा ना छूटे, कोई भी पीछे न रहे। तो शिक्षा के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे कि शिक्षा में कोई भी पीछे नहीं रहे, यानी हर व्यक्ति तक पहुंचो। क्या? हर व्यक्ति तक एक्सेस मिले उसको एजुकेशन का, हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो। सरकार क्या प्रयास नहीं कर रही? अपन उसको ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे रोक लो। वर्तमान गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही? क्या वो आवासीय विद्यालय नहीं पढ़ रहे? क्या जो SC ST और पिछड़े वर्ग है उसमें अलग अलग विद्यालय नहीं खोले जा रहे? क्या बधिर विद्यालय नहीं खोले जा रहे बधिरों के लिए? यानी हर व्यक्ति तक पहुंच कैसे पहुंचे, हर व्यक्ति तक शिक्षा कैसे पहुंचे। और हर व्यक्ति तक शिक्षा कब पहुंचेगी? जब वो अफोर्डेबल होगी, यानी कम पैसों में शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यानी अगला क्या है? अफोर्डेबल, यानी वहनीयता होनी चाहिए। शिक्षा इतनी महंगी नहीं हो कि व्यक्ति है ना कि वहनता की वजह से शिक्षा से वंचित हो जाए। यानी शिक्षा तक पहुंच तो करनी है, लेकिन पहुंच होगी कैसे? वहनीयता से। अगर व्यक्ति को शिक्षा भी मिल गई, व्यक्ति अफोर्डेबल एजुकेशन भी मिल गई, लेकिन अगर जवाबदेही नहीं होगी, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या है? जवाबदेहिता की कमी है, यानी कोई उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। तो इसमें अपन को जवाबदेही बनाना किसको है? शिक्षक को जवाबदेही बनानी है। और किसको बना सकते हैं अपन? स्कूल को बना सकते हैं, कॉलेज को बना सकते हैं, और किसको बना सकते हैं? सरकार को बना सकते हैं। तो NEP 2020 में इसके लिए जवाबदेहिता के क्या लेके गया? जो अपन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पढ़ते हैं, SMC पढ़ते हैं, SDMC पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं, वो क्या है? वो जवाबदेहिता तो है। जो टीचर का बीच बीच में टेस्ट होता है, प्रमोशन के लिए जो टेस्ट होता है, वो क्या है? वो जवाबदेहिता निर्धारित करने के लिए थे, क्या वो अपने मानकों पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो इसके लिए जवाबदेहिता तय करें। अगर स्कूल तक पहुंच हो गई, वहनीयता हो गई, अफोर्डेबल हो गई, और जवाबदेहिता हो गई, और समानता हो गई, यानी अमीर और गरीब के बीच में विभेद नहीं किया जाए, SC ST और बाकी वर्गों के बीच में विभेद नहीं किया जाए, पुरुष और महिला के लिए यानी बालक और बालिका के बीच में विभेद नहीं किया जाए। तो अगर ये 4 चीजें मिल जाए तो अपने आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल जाएगी क्या? यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो जाएगी क्या? तो यही 5 स्तंभ है अपने शिक्षा नीति की। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें हैं। क्यों क्वालिटी एजुकेशन चाहिए? कैसे आएगी? 3 बार रिवीजन से। ए और ए का सेक्स, ए का अफोर्डेबल और ए का अकाउंटेबिलिटी। साथियों याद हो गई होगी। इनके अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। इसके क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। एक कुछ ना कुछ डाल देगा नया, इक्वलिटी की जगह एजुकेशन डाल देगा, क्वालिटी की जगह से क्वांटिटी डाल देगा। इसको बारीकी से आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश के शब्द भी आपको याद होने चाहिए। अब अपन चर्चा करें अगर विजन की, फिर आएंगे अपन आधारभूत सिद्धांत पर। तो अपना विजन क्या है? विजन वो ये कि भारत में जो भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली, अपन क्या करते थे? भारत में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसकी बहुत सारी चर्चा करते हैं, भारत की ऐतिहासिक शिक्षा पद्धति है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये कहते हैं कि भारत के जो भारतीय मूल्य हैं उनसे लबरेज ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करो कि भारत वापस से जो ग्लोबल नॉलेज है उसका सुपर पावर बन जाए, यानी जो वैश्विक ज्ञान है उसकी महाशक्ति बन जाए। तो उसके लिए अपने क्या करना है? क्या जो भारतीय मूल्य हैं उनसे विकसित युक्त शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाए। और जो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं,
और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति सम्मान की गहरी समझ हो। अपन पढ़ते तो हैं लेकिन उनके प्रति अपनी समझ नहीं है, अपन रटते हैं, तो उनकी समझ को विकसित करना है। इसके अलावा अपन कहते तो हैं भारतीय नागरिक है, लेकिन जो व्यवहार की बात आती है, जब व्यवहार की बात आती है तो छात्र है जो अपने देश के छात्रों को ऐसा महसूस कराना है कि वो अपने देश के साथ जुड़े, यानी बाउंडिंग विद वंस कंट्री, यानी अपने देश के प्रति जो लगाव है उसको व्यवहारिक रूप देना है। क्या देना? व्यवहारिक रूप, यानी आदर्श बातें। विजन होता है कि आदर्श बातें की गई। अगर इसके अलावा बात करूं तो उनको भारतीय होने का न केवल गर्व हो, ऐसे कहते हैं ना हम आई एम इंडियन, मतलब वो फीलिंग्स आनी चाहिए, व्यवहार में आनी चाहिए, अपने हर कर्तव्य में ऐसे लगना चाहिए कि हम भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक भारतीय होने के नाते क्या कर रहे हैं। जो भारतीय ऐतिहासिक या प्राचीन शिक्षा है, पुरातन शिक्षा है, उसको अपने उनके जो मूल्य है उनको अपन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि व्यवहार में आनी चाहिए, अपने बुद्धि में आनी चाहिए, अपने प्रत्येक कार्य में आनी चाहिए, ताकि अपन को सच्चे जो नागरिक की भावना है वो विकसित हो। तो ये आपने इसमें मुख्य रूप से ये याद रखना है विजन के रूप में, लेकिन ये चारों याद रखना है क्योंकि 4 ऑप्शन बन सकते हैं और एक वहां से डाल देगा, आधारभूत जो 22 सिद्धांत है उनमें से डाल देगा। विजन याद हो गए, जो 5 स्तंभ थे वो याद हो गए। अब अपन बात करते हैं जो 22 आधारभूत इसके सिद्धांत है, क्या है? आधारभूत सिद्धांत है, इनकी चर्चा करते हैं। साथियों इनको याद नहीं रखना है, एक बार ये है अपने जो चैप्टर है आगे, जो अपन 27 चैप्टर पढ़ेंगे, ये उन्हीं सब का नाम है, बस उनका अपन यहां प्रयोग करेंगे। इसमें पहला ये जो आधारभूत सिद्धांत है, इनको एक बार देख लेना कि अद्वितीय विशेषताओं की पहचान होता क्या है भारत की शिक्षा पद्धति। ये देख लो, ये ऐसे है कि एनईपी 2020 की विशेषताएं हैं। हर व्यक्ति की एक अलग अलग यूनिक पहचान होती है, हर व्यक्ति में एक अलग क्रिएटिविटी होती है, लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी कमी यही थी कि सबको समान शिक्षा, यानी एक ही वही पैटर्न होता था। तो इसमें हर व्यक्ति की जो विशेषता है उसके हुनर को पहचानो, उसके हुनर को पहचानो, हुनर को पहचानने के बाद में उसको उसी प्रकार की एजुकेशन दो। दूसरी थी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी जो बुनियादी साक्षरता है, जो 0 से 6 वर्ष की साक्षरता की अपन बात करते थे, संख्या ज्ञान की बात करें, जो बाकी जो दोनों पॉलिसी पढ़ी उनमें नहीं थी, तो उसमें इसकी बात की गई। यानी बच्चे को प्रारंभ से, यानी प्री जो स्कूल है, यानी आंगनबाड़ी से लेके और 6 वर्ष तक हो, यानी दूसरी कक्षा तक आई, वहां तक इस शिक्षा नीति में बात की गई है। फिर इसमें लचीलापन हो। लचीलापन कैसे हो अपन आगे पढ़ेंगे, जब इसके प्रावधान पढ़ेंगे कि जो बंदा 11th और 12th में अभी क्या लेते हैं, जो स्ट्रीम लेता है कि या तो साइंस एजुकेशन लेगा या आर्ट्स लेगा या कॉमर्स लेगा, यानी अब ऐसा लचीलापन होना चाहिए कि साइंस वाला बंदा भी आर्ट्स वाला पढ़ ले। प्रॉब्लम क्या हो रही है साथियों, अपने आरपीएससी का अगर अपने पैटर्न की बात करें, आदमी सब्जेक्ट में इंग्लिश में 150 में से 134 सवाल सही कर देता है, लेकिन अगर जीके के पेपर की बात करें तो वहां वो, क्योंकि वहां आती है मैथ, वहां आती है साइंस, वहां आती है रीजनिंग, वहां लुढ़क जाता है। यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि उसमें लचीलापन नहीं है। जो 40% के नियम अपन की बात करें तो वो इस लचीलापन के नियम का क्रियान्वयन नहीं है। तो जो ये 40% वाला अपना बिहेवियर रहता है उसकी कमी है। उसका क्या है, उसका आधार यही है कि भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें लचीलापन नहीं था। अगर अपन बात करें कि अब स्पष्ट अलगाव नहीं होना चाहिए, नो हार्ड सेपरेशन। हार्ड सेपरेशन का मतलब अपनी क्या होती थी, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली वो किस पर आधारित है, केवल शैक्षणिक गतिविधियों। तो अब ये कह रहा कि कोई प्रकार का अलगाव नहीं हो, यानी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियां हो। जो बालिका शिक्षा और बालक शिक्षा उनके बीच में अलगाव नहीं हो, यानी ये भी लचीलापन को जोर दे रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, यानी शैक्षणिक या खेल आधारित अपन शिक्षा पढ़ते हैं, जब पर्यटन आधारित अपन शिक्षा करते हैं, जब अपन टूरिज्म एजुकेशन की बात करते हैं, यानी उन सब शिक्षा को अपन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा अगली क्या है, बहुविषयकता, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई। जो समग्र शिक्षा अभियान था, यानी समग्र शिक्षा जिसमें न केवल एजुकेशन यानी रोजगार की शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की बात की जानी चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा की बात की जानी चाहिए, पर्यटन शिक्षा की बात की चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जानी चाहिए। यानी अपने सिलेबस को इस प्रकार से वर्णित करो, इस प्रकार से बनाओ पाठ्यचर्या को, ताकि अपन समग्र शिक्षा की बात कर सके। इसके अलावा अगला क्या है कि कंसेप्चुअल लर्निंग की बात की जाए, यानी अवधारणात्मक समझ, रटने पर जोर नहीं देना है। हर चीज के पीछे कंसेप्ट समझो। अपन एनईपी 2020 के ये सिद्धांत पढ़े तो इसके पीछे कंसेप्ट तो समझ रहे। अभी ये क्या है, ये कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं ना कि ये एनईपी 2020 में यही विशेषता क्यों है, यानी रटने के बजाय किस पे जोर दो, अवधारणा पे जोर दो। अगली है रचनात्मकता व लॉजिकल थिंकिंग, यानी क्रिएटिविटी लाओ, कुछ ना कुछ नया करने की। बालक है ना, बालक में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन अपना पाठ्यक्रम यानी पाठ्यचर्या ऐसी बना रखी है कि वो क्रिएटिविटी खो देता है। बंदे का हुनर है कि मैं कला में आगे हूं,
मैं संगीत में आगे हूँ या मैं डांस में आगे हूँ, और अपन उसको दिला रहे नहीं तेरे पे 75% बन गए, तुझे तो साइंस लेनी है, तुझे साइंटिस्ट बननी है। कैसे वो साइंटिस्ट बनेगा? क्योंकि उसकी रुचि किस में है? उसकी रुचि आर्ट में है। तो वो जो रचनात्मकता है उसको पहचानना होगा अपन को। इसके अलावा मूल्यों का विकास करना होगा। जो अपन संवैधानिक मूल्यों की बात करें, जो नैतिक मूल्यों की, एथिकल जो वैल्यू है उनकी बात करते हैं अपन, मानवीय मूल्यों की बात करें, उनको विकास करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, ये जो साइबर क्राइम पढ़ रहे हैं, गैंगरेप वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। अपन मूल्य आधारित शिक्षा की बात ही नहीं करते। इसके अलावा बहुभाषिकता, यानी अपन त्रिभाषा फॉर्मूला की बात करेंगे आगे, जो कि दूसरी शिक्षा नीति थी वहां से आ रही है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। जो उत्तर और दक्षिण के बीच में ये भाषाई विवाद हो रहा है, उसका समाधान हो, यानी एक ही भाषा को बढ़ावा देने के बजाय अपन को मातृभाषा के साथ साथ जो अंग्रेजी शिक्षा है, अपन बात करेंगे विदेशी शिक्षा का भी भारत में प्रसार किया जाने। एनईपी 2020 में लिखा हुआ है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो रशियन लैंग्वेज है, या फिर जो अपने थाई लैंग्वेज है, उनकी भी भारत में शिक्षा को दिया जाना चाहिए, ताकि भारत का जो ये ज्ञान का भंडार है वो बाकी देशों में जाके फुस ना हो जाए। यानी H1B1 वीजा की अपन बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, उसके पीछे अपने भारत में शिक्षा प्रणाली की जो कमी है उनकी वो ही आधार है। इसके अलावा अगर अगले सिद्धांत की बात करें, वो है लाइफ स्किल, यानी शिक्षा केवल साक्षरता के लिए नहीं हो, लाइफ में कुछ कर सके, एजुकेशन ऐसी हो। आज अपन कंप्यूटर डिप्लोमा की बात कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर एजुकेशन जो RACIT की बात करते हैं, ये पहले से चला आ रहा, तो आज जो डिजिटल डिविडेंस है वो नहीं होती, यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन का की ही भी इसमें बात की गई है। इसके अलावा रचनात्मक मूल्यांकन, यानी जो असेसमेंट हो, अपने क्या होता है बोर्ड एग्जाम के आधार पर जो असेसमेंट होता है, यानी मूल्यांकन होता है, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर। इसमें कैसे हो, फॉर्मेटिव हो, यानी उसकी अप्रोच किस प्रकार से विकसित हो रही है बच्चे की, उसमें क्रिएटिविटी है या नहीं है, यानी जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो अपनी जो असेसमेंट होता है उसके अलावा किसके आधार पर होनी चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी का। जो 21वीं सदी अपन टेक्नोलॉजी का एरा बोलते हैं, तो टेक्नोलॉजी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके आधार पर शिक्षा हो, जो मशीन लर्निंग है उनकी अपन चर्चा करेंगे। इन सब में आगे ये एक अलग से चैप्टर है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे किस प्रकार से भारतीय शिक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी बेस्ड शिक्षा का विकास किया जा सके। अब सिलेबस में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सिलेबस अपन बात करते हैं, RPSC ने सिलेबस बहुत ज्यादा दे दिया, क्योंकि अपने जो सिलेबस इतने दिन जो स्कूल शिक्षा का सिलेबस था, जो कॉलेज शिक्षा का सिलेबस था, उसमें डाइवर्सिटी नहीं थी। इसलिए जो ये बैरियर आ रहा है अपने RPSC और अपने बीच में, वो इस सिलेबस डाइवर्सिटी की कमी की वजह से आ रहा है। क्योंकि अपन को फिक्स किताबें दी जाती थी, अपन 1 वीक सीरीज पढ़ के अपन पास हो जाते थे। यानी सिलेबस में अगर डाइवर्सिटी होगी, बहुत सारी किताबें होगी, तो बंदे की रटने के बजाय कंसेप्चुअल समझ बढ़ेगी। तो उस पर जोर दिया गया है। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है और स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, उसके सिलेबस में तालमेल होना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम क्या है, अपन कर ली BSc, 11th-12th में थी अपने साइंस, बाद में कर लिया अपने BSc, और फिर कर रहे हैं अपन MA किससे, पॉलिटिकल साइंस से, किससे, ज्योग्राफी से। यानी अपने सिलेबस में तालमेल नहीं, तो सब्जेक्ट की समझ कैसे क्लियर होगी। यानी सब्जेक्ट की समझ क्लियर करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि जो सिलेबस तालमेल है, यानी अर्ली चाइल्डहुड के बाद में स्कूल एजुकेशन के बाद में हाई एजुकेशन, यानी यही सिलेबस में लचीलापन हो। अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ ही एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, तो फिर अपने को ये समस्या बाद में नहीं आती, जो वर्तमान में आ रही है 40% वाली, वो समस्या नहीं आती जीके वाले पेपर। अब अगर अपन चर्चा करें कि शिक्षक, इसमें जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने शिक्षकों को कहा गया हार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, यानी जो ये शिक्षण प्रक्रिया उसका हृदय कहा गया। यानी अगर एक अच्छा टीचर वो माना गया इसमें कि जो खुद सीखता हो, अगर उसमें लर्निंग कौशल होगा, लर्निंग स्किल होगी, तो वो बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएगा। यानी जो हार्ट ऑफ टीचिंग स्किल है, यानी उसको भी प्रोफेशनल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी वो पढ़ाते पढ़ाते खुद भी अपने आप में प्रोफेशनल एजुकेशन का कोर्स करे, नए नए कोर्स करे। उन सब के अपन आगे एक 5वां चैप्टर आएगा, उसमें अपन विस्तार से चर्चा करें कि टीचर के एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है। अब है रेगुलेटरी सिस्टम। रेगुलेटरी सिस्टम कैसा हो, हल्का हो, लेकिन कैसा हो, प्रभावी हो, यानी इतना कठिन भी नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन इतने कि आप नहीं आओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और कॉलेज नहीं आओगे तो, मतलब रेगुलेटरी सिस्टम में भी लाइबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होनी चाहिए, यानी नियामक तंत्र हो प्रभावी, लेकिन वो लचीलापन हो, उसमें हल्का हो, उसमें कठोर नियम नहीं हो, उसमें चेंज किया जा सके। अब अपन बात करते हैं प्रगति की निरंतर समीक्षा, जो असेसमेंट की बात कर रहे हैं।
जो अपन क्या करते थे अभी, फर्स्ट टेस्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है, फिर अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, फिर वार्षिक परीक्षाएं होती है, स्कूल एजुकेशन तक ठीक है। कॉलेज में क्या होता है, जो ये सेमेस्टर प्रणाली लाई गई, ये इसी के तहत लाई गई ताकि उसकी अपन सतत रूप से समीक्षा कर सके, मूल्यांकन कर सके कि वो बच्चा अपन लास्ट में पता चलता है फेल हो गया, उससे पहले ही पता चल जाए। जिस प्रकार से स्कूल में जो चलती थी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, उसी प्रकार से अब कॉलेज में क्या लागू करें, सेमेस्टर एजुकेशन लागू कर रहे हैं। अब है भारत की जड़ों का गौरव से बंधे रहना, यानी अपन शिक्षा तो पढ़ रहे हैं, इसके लिए एजुकेशन पढ़ो, तो भी अपन को पता होना चाहिए कि भारत के जो मूल्य हैं, भारतीय मूल्य हैं, जो पुरातन संस्कृति के अपने जो मूल्य है, नैतिक मूल्य है, उनसे भी अपन जुड़े रहे। यानी जो भारत की अपनी ऐतिहासिक समृद्धि है, संस्कृति है, उससे भी अपन को जुड़े रहना है। अगले की चर्चा करें तो अगला है कि शिक्षा को सार्वजनिक सेवा, कि शिक्षा को सार्वजनिक सेवा, अपन कहते हैं शिक्षा ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यानी ज्ञान को क्या है, अपन को बांटना है, इसको एक पब्लिक सर्विस के रूप में माना है कि ये अपना दायित्व है, ये अपना कर्तव्य है दूसरे लोगों के प्रति, क्या उनको अपन जागरूक करें, उनको अपन साक्षर करें। तो जो अपना अभी बात कर रहे हैं मिशन साक्षरता मिशन की बात करते हैं, उसका जो लास्ट चरण है उसमें जो शिक्षा है वो समुदाय आधारित शिक्षा की बात की गई है, समुदाय आधारित शिक्षा की बात करती, जो अपन गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की बात करती गई, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है या फिर डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है, उनकी एजुकेशन के जो आदर्श है उनको यहाँ पे शामिल किया है। इसमें क्या किया, पर्याप्त निवेश हो, यानी जो अपन जीडीपी के 6% की बात की गई कि जीडीपी का 6% जो वर्तमान में 2 या 3% है, यानी एजुकेशन में क्या हो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एजुकेशन आगे कैसे बढ़ेगी। उसमें रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, जो ये वोकेशनल कोर्स है उन पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। फिर है समता व समावेशन, किसका, कि मतलब जो अपन एजुकेशन में डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन प्रोसेस होती है उसमें हर वर्ग का क्या हो, हर वर्ग को समानता दो। उसमें बालक का भी डिसीजन शामिल होना चाहिए, बालिका भी होने चाहिए, उसमें उच्च शिक्षा का भी होने चाहिए, माध्यमिक शिक्षा का भी होना चाहिए, मतलब उसमें समावेशन होने चाहिए, इंक्लूसिव डिसीजन होना चाहिए। फिर है रिसर्च और शोध पे जोर दिया गया, यानी रिसर्च और शोध, यानी ज्यादातर रिसर्च होंगे। अब सिलेबस में चेंज होता है कंटेम्प्रेरी, अपन करंट क्यों पढ़ते हैं, वो इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि अपन को एजुकेशन में क्या अपडेट हो रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है उस पर, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो अपना उद्देश्य है SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, उसकी प्राप्ति हो सके। तो ये 22 आधारभूत सिद्धांत थे जो कि अपनी NEP 2020 के आदर्श है। इनको रटना नहीं है, एक बार समझना है, आगे हर चैप्टर में इनकी वापस से चर्चा होगी तो आपको याद हो जाएंगे। बस क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा आधारभूत सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए आपको एक बार ऊपर से इन पे नजर लगानी है। फिर है अपन चर्चा करें इसके प्रावधानों की, विजन अपने पढ़ लिया, फिर चर्चा करें इसके प्रावधानों की। तो साथियों NEP 2020 को 4 भागों में बांटा गया है और 27 अध्याय में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 4 भाग और 27 अध्याय। तो अपन को सभी 27 अध्याय को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी मैं PPT बना लूंगा, उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जैसे अपन अध्याय की बात करें तो भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड और भाग 4। भाग फर्स्ट क्या है, भाग फर्स्ट में स्कूल शिक्षा की बात की गई, यानी स्कूल एजुकेशन की बात की गई, जिसमें चैप्टर 1 से 8 की चर्चा करेंगे। फिर अगले भाग में उच्चतर शिक्षा की चर्चा की गई, जिसमें चैप्टर नंबर 9 से 19 जो मैक्सिमम है। यह भी क्वेश्चन बढ़ सकता है कि NEP 2020 का कौन सा भाग सबसे बड़ा है या कौन से भाग में सबसे ज्यादा अध्याय है, तो वो है भाग 2। भाग 3 और भाग 4 दोनों छोटे हैं, एक दिन में अपनी एक क्लास में हो जाएंगे। इसमें क्या किया, अन्य केंद्रीय विचारणीय बिंदु, यानी जो व्यवसाय शिक्षा है उसकी चर्चा की गई है, जो प्रौढ़ शिक्षा है उसकी शिक्षा बात की गई है, प्रौढ़ शिक्षा की स्किल एजुकेशन है उसकी बात की गई। फिर इसकी पॉलिसी, जो क्रियान्वयन की रणनीति है वो किस प्रकार की हो। अपन बात करते हैं कि 2020 की पॉलिसी है, 2020-25 में चर्चा कर रहे हैं, तो इतना लेट क्या, मतलब रणनीति क्या हो, उस सब पे अपन जो लास्ट 3 चैप्टर है उनमें चर्चा करेंगे। तो साथियों अपना जो ये आज का पोर्शन हुआ उसमें अपने बेसिक जो NEP है उसके बारे में चर्चा की। क्या क्या आज की चर्चा की अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने चर्चा की कि भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। क्या हुआ, भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। इसमें अपने 1813 से लेकर 1835 का मैकाले स्पंद पत्र पढ़ा, 1854 का वुड डिस्पैच पढ़ा, 1882 का क्या पढ़ा, हंटर कमीशन पढ़ा। इसके बाद में अपन ने रेले कमीशन पढ़ा 1902 का। फिर 3 समितियां पढ़ी थी अपन ने, शेडलर कमीशन 1718 का, फिर पढ़ा 1900 जो हार्टोग समिति थी 29 की वो पढ़ी, फिर पढ़ा अपने सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना के बाद में अपने 1947 के बाद में क्या पढ़े थे, 3 आयोग पढ़े थे। राधाकृष्णन आयोग 1948 का पढ़ा, फिर मुदालियर आयोग पढ़ा था 1952 का,
और फिर 1964 का जो कोठारी आयोग है वो पढ़ा। फिर 3 नीतियों की चर्चा की थी, एनईपी फर्स्ट 1968, 1986 की दूसरी नीति, फिर अपन ने बात की 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की, और इसके बाद में आरटी 2009 की बात की। आरटी 2009 के बाद में आई एनईपी 2020। एनईपी 2020 में अपन ने क्या चर्चा की थी कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई, एसडीजी 4 की बात की गई, जीडीपी का कितना % होना चाहिए, 6% होना चाहिए। 2 समितियों की अपन ने बात की थी, कौन कौन सी समिति, अगर एनईपी के विकास के लिए बात करें तो टीएसआर का जो सुब्रमण्यम समिति वो थी। एनईपी के ड्राफ्ट की बात की जाए तो कौन सी समिति थी, कस्तूरी रंगीन समिति थी। फिर अपने 4 तारीखें याद की थी, जून 2016, जून 2017, फिर 2019 31 मई, और फिर 2020 29 जुलाई। 29 जुलाई 2020 को क्या हुआ था, अपनी नीति लागू हुई थी। उसमें कौन कौन से मंत्री थे, एमएचआरडी मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। फिर अपने इसके 5 स्तंभों की बात की, कौन कौन से होने चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्यू का मतलब क्या है, क्वालिटी, ई का मतलब क्या है, इक्विटी यानी समानता। 3 किस प्रकार से होगी, 3 बार विभाजन करेंगे। ए का मतलब एक्सेस मतलब सब तक पहुंच हो, कैसे पहुंच होगी, अफोर्डेबल के आधार पर पहुंच होगी। फिर अपने विजन की बात की थी, क्या करना है, भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। फिर क्या बात की थी अपने, जो 22 सिद्धांत थे उनकी आधारभूत सिद्धांतों की बात की। फिर भारतीय जो एनईपी है उसमें कितने भाग है, 4 भाग है। 4 भाग में कितने अध्याय हैं, 27 अध्याय है। भाग पहला कौन सा है, स्कूल शिक्षा का। भाग दूसरा कौन सा है, जो सबसे बड़ा भाग है, उच्चतर शिक्षा का। तीसरा भाग कौन सा है, तीसरा भाग है जो अन्य विचारणीय मुद्दे, जिसमें व्यवसायिक शिक्षा की बात करेंगे, अपन प्रौढ़ शिक्षा की बात करेंगे। जो भाग चौथा है या लास्ट भाग है उसमें उसकी क्रियान्वयन की रणनीति है। तो अपने पूरा ओवरऑल एनईपी की बात कर ली। अब अपन चैप्टर वाइज यानी कल भाग फर्स्ट की बात करेंगे, अगली क्लास में भाग सेकेंड, और उसकी नेक्स्ट क्लास में भाग थर्ड और फोर्थ को करके क्या कर लेंगे अपन, इसके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, 50 से 100 तक एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों आज की ये क्लास हुई। अगर आपको ऐसे लगा कि क्लास में वास्तव में दम है, आपके लिए एडी सर ये जो निःशुल्क कक्षाएं चला रहे हैं, जो अगर विशेष रूप से अपन बात करें जो नए सिलेबस के टॉपिक जुड़े हैं उन पे बात करें, अगर आपको ऐसा लगे तो जो आपके नीचे यूट्यूब में एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा देना। क्या पता आपके इस एक बटन से हमारा जो समर्पण है वो डबल हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, जुड़ते हैं अगली क्लास में। यस करना।